हेलो एवरीवन, आई एम सागर सैन। वेलकम टू द क्लास। फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एडिटिंग और एरर करेक्शन। इस टॉपिक में एग्जाम में दो तरह की एक्सरसाइजेज आती हैं, एक सेपरेट सेंटेंसेस और दूसरा पैराग्राफ्स। पिछले वीडियो में हमने सेपरेट सेंटेंसेस को कैसे एडिट करना है, उसमें कैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ढूंढना है, ये सीखा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर पैराग्राफ दे दिया जाए तो उसे एडिट कैसे करें और उसमें से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कैसे निकालें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दो पैराग्राफ दिए हुए हैं अलग अलग, और जैसा कि एग्जाम में भी दिया जाता है कि हर पैराग्राफ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है और पहले पार्ट में आपको एक हिंट दिया हुआ होता है। जैसे कि पहले पार्ट में देन इवनिंग अ पुलिस ऑफिसर केम, तो इसकी जगह आएगा दैट। क्यों? क्योंकि इवनिंग एक नाउन है और नाउन के साथ एडवर्ब नहीं आती, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है, इसलिए देन को हमने दैट में चेंज कर दिया। फिर सेकंड पैराग्राफ में देखिए कि व्हाट इज नॉइज, मेनी अनप्लेजेंट साउंड इज नॉइज। तो क्योंकि साउंड एक सिंगुलर एक वचन संज्ञा है, नाउन है, इसीलिए इसके साथ में एनी आएगा, और एनी सिंगुलर के साथ आता है, मैनी प्लूरल के साथ आता है। दूसरा सेंस भी देखेंगे कि कोई भी अप्रिय आवाज शोर होती है, क्योंकि इसमें कोई अननोन अज्ञात ऐसी चीज की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे मैनी की जगह एनी आया। अब आगे के पार्ट्स में आप चाहें तो पहले वीडियो को पॉज करके मिस्टेक्स को ढूंढ सकते हैं, फिर हम इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। यू मे गो अहेड। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। देन इवनिंग अ पुलिस ऑफिसर केम, उस शाम को एक पुलिस ऑफिसर आया। टू से द ब्लाइंड बेगर दैट। अब देखिए इसमें गलती है से में, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा टेल में। क्यों? क्योंकि से एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। से अपने साथ में ऑब्जेक्ट तभी लेता है जब उसके साथ में टू जोड़ा जाए, प्रीपोजिशन जोड़ा जाए, लेकिन वो भी सिर्फ कब होता है? हमेशा डायरेक्ट नरेशन में। जब आगे का सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा में हो तब हम से टू का यूज करते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्ट नरेशन यानी जोड़ देते हैं तो से टू का हम टेल कर देते हैं। और क्योंकि यहाँ पे टू दिया हुआ नहीं है और क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, इसीलिए हमें से को टेल में चेंज करना पड़ा, टू टेल द ब्लाइंड बेगर। एक पुलिस ऑफिसर आया एक ब्लाइंड बेगर से ये कहने के लिए कि द बॉय ही हैड सेव्ड, जिस लड़के को ही हैड सेव्ड, उस भिखारी ने बचाया था, विल बी ऑल राइट, वो ठीक हो जाएगा। तो गलती कहाँ है? विल में। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान में रखिए कि शैल और विल ये हमेशा प्रेजेंट टेंस के साथ यूज होते हैं। जब क्लोज, सेंटेंस, पैराग्राफ प्रेजेंट में चल रहा हो तो शैल और विल आता है, लेकिन जब पास्ट में चल रहा हो, देखिए केम सेकंड फॉर्म पास्ट, फिर उसके बाद में हैड सेव्ड पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट का क्लोज होने के कारण यहाँ पे विल का वुड हो जाएगा। शैल और विल दोनों प्रेजेंट में और दोनों का पास्ट क्या होता है? वुड। क्योंकि पास्ट है इसलिए हमने इसका वुड करना पड़ा। नेक्स्ट, कोंडिबा के कैपिटल प्रॉपर नाउन आदमी का नाम और ये ब्लाइंड बेगर का नाम है। कोंडिबा लेटर लर्न्ड दैट, कोंडिबा को बाद में ये पता चला, देख लीजिए पास्ट सेकंड फॉर्म, बाद में पता चला कि इफ अ बॉय, गलती है कहां? यहां, इसकी जगह होगा दी बॉय। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ए और एन ये दोनों होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स और दी होता है डेफिनिट आर्टिकल। दोनों में फर्क बहुत इजी है। ए और एन हमेशा उस नाउन के साथ यूज होते हैं जो रैंडम हो, अननोन हो, अज्ञात हो, यानी कोई भी एक नाउन की बात करें तब ए और एन आते हैं। लेकिन जिसका जिक्र पहले से चल रहा हो, जो पहले से निश्चित है, उसके साथ हमेशा दी आता है। अब यहां पर अगर ये लड़का, कोई भी एक लड़का है जिसका जिक्र पहले कहीं नहीं हुआ इस वक्त इस पैराग्राफ में, तो ए सही है। लेकिन अगर ये लड़का वही लड़का है जिसकी बात पहले से वाक्य में चल रही है, तो यहाँ पर दी बॉय आना जरूरी है। एक स्टोरी के एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने एक थर्स्टी क्रो की कहानी याद की है। उसमें हमने क्या याद किया है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो। तो पहले सेंटेंस में अ क्रो आता है कि एक कौवा था, लेकिन उसके बाद में पूरी कहानी में जहां पे भी क्रो आता है उसके साथ दी लगा हुआ होता है।
द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले सेंटेंस में कोई भी एक कौवे की बात करते हैं, फिर पूरी कहानी में वही कौवा होता है, इसीलिए दी क्रो आता है। बस वही बात यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। हैड बीन इन द वेल। क्वंडिबा को बाद में पता चला कि अगर वही लड़का दी बॉय कुएं में रहा होता लॉन्गर, और ज्यादा लंबे समय तक अगर रह गया होता, हर ब्रेन, तो गलती है हर में, इसकी जगह आएगा हिज। क्यों? क्योंकि पुरुष के लिए ही, हिज और हिम प्रोनाउन आते हैं। अगर लड़की की बात हो, महिला की बात हो, तो शी, हर आते हैं। और क्योंकि लड़के के ब्रेन की बात हो रही है, इसलिए हर का हिज। आगे बढ़ते हैं। वुड हैव बीन डैमेज्ड, कि लड़के का ब्रेन, दिमाग डैमेज हो जाता फ्रॉम लेक ऑफ ऑक्सीजन। गलत है, लेक, इसकी जगह आएगा लैक। याद कीजिए पिछले वीडियो में हमने होमोफोन्स के कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस किए थे। लेक और लैक सुनने में तकरीबन एक जैसे लगते हैं होमोफोन्स, लेकिन इनकी स्पेलिंग और इनके अर्थ में बहुत फर्क होता है। लेक यानी झील, ऑक्सीजन की झील नहीं होती, लेकिन लैक यानी कमी, ऑक्सीजन की कमी से उस लड़के का ब्रेन डैमेज हो गया होता, तो सेंस भी सही होता है, इसलिए लेक का लैक। तो ये था पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ कि व्हाट इज नॉइज। शोर क्या है? एनी अनप्लेजेंट साउंड, कोई भी अप्रिय ध्वनि शोर है। इट्स समथिंग वी डोंट लाइक। तो गलती जानने के लिए हमेशा आपको मैंने तीन चीजें बताई है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देख लीजिए कि सब्जेक्ट और वर्ब है कि नहीं, अग्री कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा, आप सीक्वेंस ऑफ टेंस देख लीजिए, जो कि पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना कि सीक्वेंस ऑफ टेंस सही है कि नहीं। और तीसरी चीज, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सब पर एक बार नजर डाल लेंगे तो आपको गलती मिल ही जाएगी। सबसे पहले अगर हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इस सेंटेंस के, तो यहीं पर गलती नजर आ जाती है। इसकी जगह आएगा इट्स अपॉस्ट्रोफी एस। ITS और IT अपॉस्ट्रोफी एस में क्या फर्क है? ये है एडजेक्टिव एक तरह से, यानी प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म है, एडजेक्टिव की पजेसिव फॉर्म है, इट की पजेसिव फॉर्म है, और ये हमेशा नाउन के साथ आता है, लेकिन यहां पर तो कोई नाउन है ही नहीं। दूसरी बात, अगर हम देखें इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। एक क्लॉज तो ये साफ साफ दिख रहा है कि वी डोंट लाइक, वी सब्जेक्ट और डू नॉट इसकी फाइनाइट वर्ब। तो इस क्लॉज की फाइनाइट वर्ब क्या है? देख लीजिए, समथिंग और इट के बीच में कोई वर्ब ही नहीं है, तो इससे ये हिंट मिल जाता है कि यहाँ पर हमें इट को जो एस है इसको हमने वर्ब बनानी है। तो इट अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है इट इज। तो ये सेंटेंस ऐसा होगा, इट इज समथिंग, यानी शोर एक ऐसी चीज है वी डोंट लाइक, जिसे हम पसंद नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। इट डैमेजेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सही है, इट सिंगुलर है और डैमेज में एस लगा है, सिंगुलर है, ठीक। इट डैमेजेस ईयर्स, यानी शोर हमारे कानों को डैमेज कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। ऑन 85 डेसिबल्स, गलती है प्रीपोजिशन की ऑन, आएगा क्या? एट। एट और ऑन में फर्क, एट आता है किसी पॉइंट के लिए, किसी भी प्लेस, किसी भी पॉइंट के लिए एट आता है, अगर वहां पर पहुंचने की बात हो रही हो, वहां पर पहुंचने पर क्या होता है, ऐसी बात हो रही हो। ऑन कब आता है? कोई चीज किसी चीज के सरफेस के ऊपर हो, लाइक आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेरिस, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, ऑन द टेरिस, ऊपर है सरफेस के। लेकिन 85 डेसिबल्स का कोई सरफेस तो होता नहीं कि ऑन आएगा। जैसे कि हम क्लॉक यानी घड़ी के अंदर किसी भी पॉइंट पर टाइम बताते हैं, तो उसके पहले क्या आता है? एट, क्योंकि उस पॉइंट की बात हो रही होती है, इसीलिए एट 85 डेसिबल्स। आगे बढ़ते हैं। हियरिंग लॉस कुड बिगिन, हियरिंग लॉस कुड बिगिन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो इसमें सही लगता है, लेकिन इसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस गलत है। पीछे से सेंटेंस, पीछे से पैराग्राफ देखते आइए, प्रेजेंट के हैं, इज, उसके बाद में यहाँ पर फिर से इज, और यहाँ पर डैमेजेस सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म प्रेजेंट सिंपल की, और यहाँ पर आ गया कुड, क्योंकि पूरा पैराग्राफ प्रेजेंट में चल रहा है, हमें कुड को भी प्रेजेंट में चेंज करना होगा, इसलिए इसमें गलती है कैन की। आगे देख लेते हैं। बिगिन फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी सही है। व्हेन द नॉइज, जब नॉइज, जब शोर, गो अबोव, गलती कहाँ है? यहाँ गो में। क्यों? सेंटेंस देखिए कहां से शुरू होता है, सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है ना। हियरिंग लॉस कुड बिगिन या कैन बिगिन व्हेन, जब
नया क्लॉज द नॉइज, तो सब्जेक्ट क्या है नॉइज, और नॉइज क्या है अनकाउंटेबल, शोर को गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल्स हमेशा, पिछले वीडियो में हमने जाना, अनकाउंटेबल्स हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, और क्योंकि नॉइज सिंगुलर है इसीलिए गो को भी हमें सिंगुलर में चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर में चेंज करना पड़ेगा, और गो का क्या हो जाता है एस या एस लिख जाता है गोज, तो नॉइज सिंगुलर होने के कारण हमें गो का गोज करना पड़ा। नेक्स्ट, अबव 100 डेसिबल्स, यानी सुनने की शक्ति का नुकसान होने लगता है जब नॉइज शोर 100 डेसिबल्स के ऊपर चला जाता है। लेवल बताने के लिए अबव आता है, ये प्रीपोजिशन भी ध्यान में रखिएगा। द एक्चुअल पेन, और जो असली दर्द है शोर की वजह से, इज फीलिंग एट 140 डेसिबल्स, तो जाहिर सी बात है गलती है फीलिंग में, आएगा क्या यहाँ पे फेल्ट। अब फीलिंग और फेल्ट में क्या फर्क है, सॉरी इज फीलिंग और इज फेल्ट में क्या फर्क है। इज फीलिंग एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस की वर्ब है, और इज फेल्ट पैसिव वॉइस की वर्ब है, दोनों में फर्क लॉजिकली समझ लीजिए। जब भी एक्टिव वॉइस की वर्ब होती है तो उसका मतलब होता है कि उसका सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। अब इस सेंटेंस को देखिए, पेन इज फीलिंग, इसमें पेन क्या कर रहा है, फील कर रहा है, पेन फील कर रहा है या पेन फील हो रहा है। एक्चुअली इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पेन फील होने की बात हो रही है, पेन के द्वारा कोई चीज फील की नहीं जा रही, पेन कोई आदमी तो है नहीं जो फील करेगा, इसीलिए ये एक्टिव वॉइस नहीं हो सकता क्योंकि पेन इसमें एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है क्योंकि पेन फील हो रहा है। और पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए इज फेल्ट कि दर्द महसूस होता है एट 140 डेसिबल्स, जब शोर 140 डेसिबल्स तक चला जाता है तब हमें दर्द महसूस होने लगता है। तो ये थे दो पैराग्राफ्स, एक पैराग्राफ चलिए हम और करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं और उसके बाद में हम उसके भी आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए एक पैराग्राफ और करते हैं। An old gray hair man came out of the house. He knew the cure of snake bite. My grandfather asked them to cure me. An old man took me inside. He looked at my finger but asked me to sit down and don't move. चलिए ये पैराग्राफ है, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 5। और पहले में मैं आपको हिंट दे देता हूं कि एन ओल्ड ग्रे हेयर मैन, इसमें गलती है हेयर में, इसका होगा यहाँ पे हेयर्ड, सॉरी हेयर्ड। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैन आदमी की बात हो रही है और उसके पहले हेयर और ग्रे दोनों एडजेक्टिव फॉर्म में होने चाहिए। और एक चीज और है, देखिए कि ये नाउन है और ग्रे क्या है एडजेक्टिव, है ना, तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में सिर्फ एडजेक्टिव ही आ सकता है, एक कॉमन सी बात है। इसीलिए हेयर तो एक नाउन है, इसको हमें एडजेक्टिव में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ग्रे हेयर्ड मैन। इसका मतलब क्या है कि एक बूढ़ा सा ग्रे कलर के बालों वाला आदमी केम आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर आया। आगे का आप चाहे तो पॉज करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इसके फटाफट से आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो करें शुरू।
तो एक बूढ़ा सा ग्रे कलर के बालों वाला आदमी बाहर आया घर से। ही न्यू, वह जानता था। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ठीक है, पास्ट चल रहा है, इसमें भी पास्ट टेंस। और आगे बढ़ते हैं। ही न्यू द क्यूर, उसको उपचार पता था, वह उपचार जानता था, ऑफ स्नेक बाइट। अब सुनने में हिंदी अर्थ में सही लगता है कि सांप के काटे जाने का उपचार, और का के की है ना, इसके लिए हम ऑफ ही यूज करते हैं अक्सर, लेकिन गलत है, इसकी जगह आएगा फॉर। हमेशा याद रखिए क्योर भले किसी भी चीज का, इलनेस का, प्रॉब्लम का हो, उसके साथ में फॉर आता है, ऑफ नहीं आता। क्योर के बाद हमेशा फॉर प्रीपोजिशन आएगी, किसी भी प्रॉब्लम का क्योर हो। आगे, माई ग्रैंडफादर आस्क्ड देम। अब क्योंकि एक बूढ़े आदमी की बात हो रही है इसलिए प्रोनाउन की गलती हो गई। उस बूढ़े आदमी के लिए क्या आएगा? हिम आएगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी में तो हम किसी को सम्मान से पुकारने के लिए देम कह, यानी उन्हें कह देते हैं कि आप, उन्हें, लेकिन इंग्लिश में सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज होगा, इसीलिए, और पुरुष है तो उसके अकॉर्डिंग और महिला है तो उसके अकॉर्डिंग, इसीलिए आस्क्ड हिम, उस बूढ़े आदमी से, मेरे दादाजी ने उस बूढ़े आदमी से कहा टू क्योर मी, मेरा उपचार करने के लिए। एन ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड। अब क्योंकि उसी बूढ़े आदमी की बात हो रही है, ठीक पहले पैराग्राफ में हमने जैसे कि अ बॉय और द बॉय का फर्क जाना, वैसे यहाँ पर क्या आएगा? दी ओल्ड मैन, ठीक है, दी ओल्ड मैन की, और क्योंकि ए कैपिटल है इसलिए हम इसमें टी कैपिटल कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत हो रही है सेंटेंस की। तो एन ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा आदमी मुझे अंदर लेके गया, गलत, क्योंकि वही बूढ़ा आदमी है जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको स्नेक बाइट का उपचार पता था, इसलिए दी ओल्ड मैन, वही बूढ़ा आदमी मुझे अंदर लेके गया। ही लुक्ड एट माई फिंगर, उसने मेरी उंगली की ओर देखा। बट आस्क्ड मी, लेकिन उसने मुझसे पूछा या कहा टू सिट डाउन, बैठने के लिए। गलती कहाँ है? आ रही है कह सकते हैं कंजक्शन में, आएगा क्या यहाँ पे? एंड। देखिए पिछले वीडियो में हमने बट और सो का फर्क जाना था। सो कंजक्शन कब आता है? जब पहले एक्शन का रिजल्ट बाद में दिया हुआ हो, तो सो, इसलिए परिणाम स्वरूप जो चीज होती है उसके लिए सो आता है। बट कब आता है? बट तब आता है जब कोई एक्शन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप जो होना चाहिए वो बिल्कुल ना हो, और बिल्कुल एडवर्स कोई चीज हो जाए, यानी कोई एक्शन हुआ और उसके बिल्कुल एडवर्स, विपरीत, विरोधाभासी बात हो जाए, उसके लिए बट आता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, उसने मेरी उंगली की ओर देखा और उसके बाद उसने मुझे बैठने के लिए कहा। तो एक के बाद एक काम हुआ है, विरोधाभासी काम नहीं हुआ है, कोई भी एडवर्स सिचुएशन नहीं बनी आगे, है ना। एक एग्जांपल हमने पढ़ा था कि उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फेल हो गई। अब देखो, मेहनत की, होना पास चाहिए, लेकिन एडवर्स सिचुएशन, फेल हो गई, वहां बट आता है। लेकिन एक के बाद एक काम हो, पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो, तो एंड का यूज होता है, इसीलिए बट की जगह एंड। आगे, टू सिट डाउन, मुझे बैठने के लिए कहा, एंड और डोंट मूव। पिछले वीडियो में भी हमने एक ऐसा एग्जांपल किया था, डोंट मूव नहीं आएगा, यहां पर आएगा नॉट टू। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से देखिए। डोंट की जगह नॉट टू क्यों हुआ? क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत होती है ही से, उसके बाद में फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट के साथ वाली फाइनाइट वर्ब आ गई। डोंट तो खुद एक फाइनाइट वर्ब होती है, डू, डज, डिड, हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा फाइनाइट वर्ब्स में आती हैं, और क्योंकि सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब आ चुकी तो यहां फाइनाइट वर्ब आने का मतलब ही पता नहीं होता। कंजक्शन के बाद भी देख लेते हैं, उसके बावजूद भी देख लीजिए, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब एक और आ गई है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद में एंड है, तो जाहिर सी बात है एंड के दोनों तरफ सिमिलर पैरेलल स्ट्रक्चर रहते हैं, इसीलिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ऑलराइट, तो यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म करेंगे, और क्योंकि डोंट है इसमें से डू हट गया तो नॉट रह गया, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव इंफिनिटिव बनाने के लिए डोंट का नॉट टू, ठीक है ना। तो ये थे 3 पैराग्राफ्स, और आप पढ़ते रहिए और भी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेरीज हो आप कमेंट्स में लिखिए, आई डेफिनेटली रिप्लाई एंड ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। और एक चीज़ और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कर देता हूँ, आपकी जानकारी में ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक्स अ लॉट।